सोचिए जरा, सुबह जो नमक इस्तेमाल होता है, शाम की चाय, यहाँ तक कि जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं, ये सब एक ही नाम से जुड़ा हो सकता है, टाटा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की, और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मतलब आज एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना? पर इसकी जड़ें वो एक बहुत ही मामूली जगह पर हैं, एक छोटी सी कॉटन की दुकान। तो सवाल यही उठता है कि इतनी छोटी सी शुरुआत एक ग्लोबल पावर हाउस में कैसे बदल गई। चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर में। हीरो हैं इसके फाउंडर, एक विजनरी, जमशेद जी टाटा। उन्होंने अपने फैमिली के कॉटन के बिजनेस से ही शुरुआत की थी। लेकिन जानते हैं, जमशेद जी के लिए सिर्फ बिजनेस करना ही काफी नहीं था। वो कुछ बनाना चाहते थे, एक लेगेसी छोड़ना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने नागपुर में अपनी खुद की एम्प्रेस मिल्स शुरू की और मुंबई में बनाया आइकॉनिक ताजमहल होटल। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये उनकी सोच, उनकी एम्बिशन का एक जीता जागता सबूत था। पर जमशेद जी के जो सबसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे ना, वो बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में थे। सोचिए, उन्होंने उस जमाने में पेंशन फंड, मेडिकल इंश्योरेंस और यहाँ तक कि एम्प्लॉयज के लिए स्पोर्ट्स डे जैसी चीजें शुरू की। ये बातें उस वक्त किसी ने सुनी तक नहीं थी, और यहीं पर टाटा ग्रुप की असली नींव पड़ी। इंसानियत और इनोवेशन दोनों एक साथ। अब इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी जमशेद जी का एक सबसे बड़ा सपना था जो अभी भी अधूरा था। वो सपना था भारत के लिए एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने का, एक ऐसा भविष्य जो अपने ही स्टील पर खड़ा हो। और ये सिर्फ कोई बिजनेस गोल नहीं था, ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन। पूरे 17 साल, सोचिए, 17 साल तक उन्होंने देश का कोना कोना छान मारा, सिर्फ लॉ अयस्क यानी आयरन ओर की खोज में। ये दिखाता है कि वो अपने सपने को लेकर कितने डेडिकेटेड थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। उनकी वो सबसे बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई। पर लेगेसी खत्म नहीं हुई। वो मशाल अब उनके बेटे दुराबजी टाटा के हाथों में थी, और उन्होंने न सिर्फ स्टील प्लांट बनाकर अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की भी स्थापना की। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के इनोवेटर्स को तैयार किया। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नए दौर की उड़ान भरते हैं। अब बागडोर संभाली JRD टाटा ने, एक ऐसा इंसान जिसका पैशन जमीन पर नहीं आसमान में था। जी हाँ, एविएशन। JRD टाटा ने सिर्फ भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया लॉन्च ही नहीं की, बल्कि उसकी पहली फ्लाइट खुद उड़ाई थी। कमाल है ना? उनके लीडरशिप में ग्रुप ने टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और तो और लैक्मे जैसे एकदम नए फील्ड्स में कदम रखा। ये वो ब्रांड्स थे जो आगे चलकर मॉडर्न इंडिया की पहचान बने। फिर आया साल 1991। भारत एक नई इकोनॉमिक रियलिटी के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, और इसी वक्त लीडरशिप संभाली रतन टाटा ने। उनका विजन बहुत क्लियर और बोल्ड था, जिसके दो हिस्से थे, एक भारत की सेवा करना और दूसरा भारत को दुनिया के नक्शे पर लाना। और उनमें भारत की नब्ज पकड़ने की एक गजब की काबिलियत थी। उन्होंने लॉन्च की टाटा इंडिका, भारत की पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार। और फिर जब पूरी दुनिया कह रही थी कि ये नामुमकिन है, तब उन्होंने बनाकर दिखा दी टाटा नैनो, 1 लाख की कार। एक ऐसा सपना कि हर भारतीय के पास अपनी कार हो। लेकिन रतन टाटा का विजन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। उनका मिशन था भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना। और जानते हैं आज क्या है? आज टाटा ग्रुप की आधी से ज्यादा कमाई भारत के बाहर से होती है। ये उनके ग्लोबल विजन का सबसे बड़ा सबूत है। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने ब्रिटेन के मशहूर चाय ब्रांड टेटली को खरीदा। उन्होंने लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, दुनिया को ये बताने के लिए कि टाटा अब ग्लोबल स्टेज पर आ चुका है। तो इस पूरे कमाल के सफर को देखकर आखिर हम सीखते क्या है? एक बात तो साफ है, टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फिलॉसफी की कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आई है। ये एक कोट है जो सब कुछ कह देता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। और यही वजह है कि इस ग्रुप ने हमेशा स्कूलों, अस्पतालों और कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में इतना इन्वेस्ट किया है। मतलब बात कभी सिर्फ प्रॉफिट की थी ही नहीं। और इसीलिए आज टाटा सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है, ये एक वादा है, भरोसे का सिंबल है।
ये एक ऐसी लेगेसी है जो कहती है कि बिजनेस का इस्तेमाल देश की सेवा के लिए भी किया जा सकता है। और आखिरकार एक कॉटन की दुकान से लेकर एक ग्लोबल ग्रुप बनने तक के सफर का असली राज यही है। तो टाटा की ये कहानी बिजनेस के मकसद के बारे में क्या सवाल उठाती है? क्या सच में कोई कंपनी प्रॉफिट और पर्पस दोनों को एक साथ लेकर चल सकती है? रतन टाटा और टाटा की इस पूरी विरासत से हम सब क्या सीख सकते हैं?